नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल परिश्रम क्लासेस झुंझुनू में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम यहाँ इंडिया ज्योग्राफी में बात कर रहे हैं भारत के प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में। अब तक हमने भारत के दो प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ लिया है। एक तो हमने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ लिया और एक हमने यहाँ पर जो गर्त था कभी धीरे धीरे उसमें अवसादों की जमा होने से एक मैदानी प्रदेश बना, जिसको अपन उत्तर का विशाल मैदान। इस गर्त को भरने का काम सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के द्वारा किया गया, इसलिए इस मैदान को सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे तीसरे प्राकृतिक प्रदेश, तीसरे भौतिक प्रदेश की बात करेंगे और उसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार उसका नाम है। ठीक है दोस्तों, आपको विदित है यह जो रेखा चित्र आपको दिख रहा है, ये केवल दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय पठार को समझाने का ही दिया है। देखिए, सबसे पहले आपको यहां स्पष्ट करना है दोस्तों कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो दोस्तों, प्रायद्वीप एक ऐसा स्थलीय भाग जो तीन और किससे घिरा हुआ होता है, जल से घिरा हुआ होता है। मतलब उसके तीन ओर क्या होता है, जल होता है। प्रायद्वीप एक ऐसा स्थलीय भाग हो सकता है जिसके तीन ओर क्या होता है, जल होता है। उस स्थलीय भाग को कहा जाता है क्या, प्रायद्वीप। ठीक है। दूसरा शब्द क्या है, पठार। पठार का अर्थ दोस्तों यहाँ ये है कि अपने सामान्य भाषा में, आसान भाषा में अगर आपको समझना है तो इस रूप में समझें आप कि सामान्य धरातल से ऊपर उठा हुआ एक स्थलीय भाग जिसका शिखर है, शिखर का मतलब होता है उसका ऊपर का चोटी वाला भाग, शिखर एक समतल सपाट मेज की भांति होता है, उसको क्या कहा जाता है, पठार कहा जाता है। दोस्तों, ये अपने इस साइड का धरातल है, ये इस साइड का धरातल है, दोनों धरातल से ऊपर उठा हुआ है। ठीक है। और उसका शिखर जो है वो बिल्कुल क्या है, समतल है, सपाट है। ऐसे मेज की भांति समतल धरातल को हम क्या कहेंगे, पठार कहेंगे। और ऐसी सिचुएशन दोस्तों यहाँ पर है। आपको पता है दोस्तों कि ये जो भौतिक प्रदेश है, ये इधर से उत्तर पश्चिम में अरावली है, अरावली के बाद इस तरह से, ठीक है, अपने इसको देखो, चलो सीधा बात कर लेते हैं, यहां से ये दक्षिण की ओर, ठीक है, फिर उत्तर पूर्व में इधर, ठीक है, इधर आए तो एक पठारी क्षेत्र यहां भी है दोस्तों। ठीक है। ये इस ग्रीन लाइन के बीच का ये जो भाग है ये पठार है। बाकी दोस्तों शेष जो रह गया है ये शेष तटवर्ती मैदान है। ये जो बाकी रह गया है ये बाकी क्या है, ये तटवर्ती मैदान है। ये क्या है, तटवर्ती मैदान। ठीक है। मैदान को दोस्तों आप इस रूप में समझ सकते हैं कि मैदान, ये तटवर्ती मैदान क्या है, मान लीजिए ये साउथ है, ये नॉर्थ है। ठीक है। ये भाग इस तरह से और ये, ठीक है। उसके बाद ये इससे नीचे है, इधर जल है। इसके बाद ये भी इस तरह से नीचे है, इधर क्या है, जल है। ठीक है। इस भाग से बहकर आई नदियां इस क्षेत्र में इसने जमा किया और जमा करने से क्या बन गया, ये मैदान बन गया। इस पठारी प्रदेश से बहकर नदी आई, यहां आकर जमा हुआ, मृदा जमा हुई और जमा होने से ये दोनों ओर क्या बन गई, मैदान बन गए। दोनों ओर क्या बन गए, मैदान। तो ये यहां तटवर्ती मैदान है, उसके बीच का भाग है जिसको हम क्या कहेंगे, प्रायद्वीपीय पठार कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे, प्रायद्वीपीय पठार। अगर हम इस प्रायद्वीपीय पठार की पुरानी संरचना के बारे में बात करें तो दोस्तों, ये दक्षिण का भारत, ये प्रायद्वीपीय जो पठार है, ये भारत की जितने भी भौतिक प्रदेश हैं उन सभी भौतिक प्रदेशों में सबसे पुराना, मतलब सबसे प्राचीन है। ये सबसे पुराना या फिर ये सबसे क्या है,
प्राचीन है क्योंकि प्रायद्वीपीय जो भारत है ये किसका हिस्सा है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड। दोस्तों गोंडवाना लैंड क्या है, इसके संबंध में आपको पता होगा, आपने वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा होगा। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, वेगनर ने बताया महाद्वीपों के बनने से पहले, यानी हम ये कह सकते हैं कार्बोनिफेरस युग से पहले संपूर्ण महाद्वीप एक स्थल खंड के रूप में जुड़े हुए थे। सभी महाद्वीप एक स्थल खंड के रूप में क्या हुए थे, जुड़े हुए थे। और इसी को उसने क्या नाम दिया था, इसी को उसने पेंजिया नाम दिया था। क्या नाम दिया था, पेंजिया। और इसके चारों ओर दोस्तों जो जल था जिस पर ये तैर रहा था, इसके चारों ओर जो जल था, उस जल को उस वेगनर ने क्या नाम दिया, उस जल को पैंथालासा नामे दिया। क्या नाम दिया, पैंथालासा नामे दिया। ये तो पेंजिया है, इसके चारों ओर क्या है, पैंथालासा है। ठीक है, एक समय कार्बोनिफेरस युग में इस पेंजिया का विभाजन होता है। पेंजिया का क्या होता है, विभाजन। मतलब यह पेंजिया कितने भागों में टूट गया, यह 2 भागों में टूट जाता है। ठीक है, ये दक्षिण का जो भाग है, मतलब ये जो आधा भाग रह गया, इसको उसने क्या नाम दिया, इसको गोंडवाना लैंड नाम दिया। कौन सा लैंड, गोंडवाना लैंड, की गोंडवाना भूमि है ये। ठीक है, और इसका नाम उसने लारेसिया या फिर क्या कहा, इसे कहा अंगारा लैंड। क्या नाम दिया, अंगारा लैंड। और ये पैंथालासा का जो जल था वो इस दरार घाटी में भर गया। वो किस में भर गया, इस दरार घाटी में भर गया। और इसी का नाम दोस्तों क्या है, इसी का नाम है टेथीसे सागर। क्या नाम है, टेथीसे सागर। ठीक है, अब हमें इसकी बात करनी थी। दोस्तों आपको पता होगा जैसे अफ्रीका महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और कौन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका और प्रायद्वीपीय भारत, ये सभी किसके हिस्से हैं, ये सभी गोंडवाना लैंड के हिस्से इसी के हैं। आगे चलने के बाद इसके भी फिर क्या होते हैं, विभाजन होता है। ये भी कई टुकड़ों में बंट जाता है, टूट जाता है और हमारे महाद्वीपों की रचना होती है। मतलब हमारे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप और कुछ छोटे द्वीप बनते हैं जब इन दोनों के टुकड़े होते हैं। तो दोस्तों ये जो भारत आप देख रहे हैं, ये भारत इस गोंडवाना लैंड का हिस्सा ही है। ये कभी अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका के मध्य में स्थित था। ये धीरे धीरे प्रवाहित होता हुआ ये उत्तर पूर्व की ओर आया। किधर आया, ये कभी मकर रेखा पर हुआ करता था, मकर से फिर ये भूमध्य रेखा पर आया और आज यह कर्क रेखा के बीच में स्थित है। इसका आधा हिस्सा कर्क से दक्षिण में है और आधा हिस्सा क्या है, ऊपर है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है, तो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार। दूसरा क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार निम्न में से हिस्सा है, अंगारा लैंड का है या फिर किसका है, गोंडवाना लैंड का है। तो दोस्तों ये किसका हिस्सा है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ध्यान रखना दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से जितने भी पर्वतीय प्रदेश पढ़ा हमने, उत्तर का विशाल मैदान पढ़ा, थार का मरुस्थल पढ़ेंगे, तटवर्ती मैदान पढ़ेंगे, द्वीप समूह पढ़ेंगे। सभी प्राकृतिक प्रदेशों में, सभी 6 जो प्राकृतिक प्रदेश हैं, उन सभी प्राकृतिक प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो प्राकृतिक प्रदेश है वह भी कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार। लगभग ये 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। लगभग कितना है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। उत्तर का हिमालय हमने 7 लाख वर्ग किलोमीटर में देखा था। इसी तरह से ये जो विशाल मैदान है इसको 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में देखा था और ये इनसे दोनों से बड़ा है, लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर। इनके बाद में बना था हिमालय, क्योंकि इसी के उत्तर की ओर प्रवाहित होने, उत्तर पूर्व की ओर बहने से, यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय बना था
इन दोनों के बीच में एक गर्त बन गया था, गर्त था। वो गर्त इधर से जो नदियां हैं, चंबल, केन, बेतवा, सोन जैसी नदियों के द्वारा, इधर से सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों, उनकी सहायक नदियों के द्वारा इस गर्त को भर दिया गया और ये समतल मैदानी प्रदेश बन गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उनके संबंध में दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं कि और इससे संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये इतना आप बिल्कुल इसके बारे में दोस्तों आप ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार के विस्तार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार। दोस्तों आपको दिख रहा है ये लगभग एक त्रिभुजाकार आकृति में है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कैसी गणितीय आकृति का है, तो दोस्तों ये लगभग उल्टे त्रिभुजाकार आकृति का है, जिसका आधार तो किधर है? उत्तर में, और इसका शीर्ष जो है वो किधर है? दक्षिण की ओर फैला हुआ है। किधर फैला हुआ है? दक्षिण की ओर फैला हुआ है। ऐसे एक त्रिभुजाकार आकृति वाले पठारी प्रदेश को क्या कहा गया है? प्रायद्वीपीय पठारे कहा गया है। ठीक है दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पश्चिम में विस्तार किधर? उत्तर पश्चिम में विस्तार ये अरावली पर्वत श्रेणी से यहाँ पर स्थित है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है एक पर्वत श्रेणी, जो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, जिसको हम कहते हैं अरावली पर्वत श्रेणी। क्या कहते हैं? अरावली पर्वत श्रेणी। यानी कहने का मतलब क्या है कि भारत की इस प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पश्चिम का किनारा कहाँ तक है? अरावली पर्वत तक। और पूर्व में जब आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर स्थित जो पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों का नाम है राजमहल की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? राजमहल की पहाड़ियाँ। मतलब उत्तर पश्चिम में प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार अरावली पर्वत से लेकर उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ियों तक है? राजमहल की पहाड़ियों तक। उसके बाद दक्षिण में उसके शीर्ष की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है और उसका नाम है दोस्तों नीलगिरी पर्वत श्रेणी। क्या नाम है? नीलगिरी पर्वत श्रेणी। यहाँ तक नीलगिरी पर्वत श्रेणी है। और दोस्तों अगर बात की जाए कि सबसे दक्षिण में पर्वत श्रेणी है, तो यहाँ पर सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रेणी है जिनको हम इलायची की पहाड़ियाँ, या तमिलनाडु में स्थित जिसको कहते हैं कोडरमम पर्वत श्रेणी। तो कोडरमम जो पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु में स्थित है, भारत की सबसे दक्षिण की पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो नीलगिरी पर्वत दक्षिण का कोना, उत्तर पश्चिम में कहाँ है? अरावली पर्वत श्रेणी। और उत्तर पूर्व में कहाँ तक है? राजमहल की पहाड़ियों के मध्य स्थित एक भूखंड को हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठारे कहते हैं। दोस्तों ये जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, इस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ माना जाता है। किससे हुआ है? ज्वालामुखी उद्गार से। ठीक है दोस्तों, ज्वालामुखी उद्गार दो तरीके से होता है। एक उद्गार तो होता है केंद्रीय उद्गार। कैसा उद्गार है? केंद्रीय उद्गार। और एक होता है दरारी उद्गार। एक क्या होता है? दरारी उद्गार। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय जो पठारी प्रदेश है दोस्तों, ये किससे हुआ है? ये केंद्रीय उद्गार से नहीं होकर ये दरारी उद्गार से जन्मे हुआ है। केंद्रीय उद्गार का मतलब है कि भूपटल का एक भाग अंदर से लावा मैग्मा जो है वो एक मुख से क्या निकलता है? बाहर निकलता है। एक केंद्र से बाहर निकलता है, फिर जमा होता है। उस उद्गार को हम क्या कहते हैं? केंद्रीय उद्गार कहते हैं। लेकिन दरारी उद्गार का मतलब ये है कि एक संपूर्ण धरातल का क्षेत्र है और इस धरातल के क्षेत्र में एक दरार पड़ जाती है और उस दरार से लावा मैग्मा बाहर निकलता रहता है और पतला मैग्मा है ये दूर तक फैल जाता है और उसके जमा होने से पठार का निर्माण होता है। और वह कौन सा पठारी प्रदेश है भारत का? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। तो दोस्तों अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय प्रायद्वीप का जो पठारी प्रदेश है ये निम्न में से कौन से उद्गार से बना है, तो दोस्तों यह दरारी उद्गार के द्वारा बना है। कौन से उद्गार से बना है? ये दरारी उद्गार के माध्यम से बना है।
उसके बाद दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं इस तरह से क्रमानुसार। उसके बाद में यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, क्रमानुसार। और उसके बाद ये पश्चिमी घाट की यहाँ पर क्या है, पहाड़ियाँ हैं, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ। और असतत रूप से कुछ कौन से भाग पर, ये पूर्वी घाट जो है, इस पूर्वी घाट पर भी कुछ पहाड़ियाँ स्थित है। क्या स्थित है, कुछ पहाड़ियाँ स्थित है। दोस्तों इनका हम बात करें तो ये जो पहाड़ियाँ हैं ये है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। कौन सी है, विंध्याचल पर्वतीय श्रेणी। यदि याद रखना आप, ये विंध्याचल पर्वतीय श्रेणी, ठीक है। ये जो दोस्तों यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं उनका नाम क्या है, तो इनका नाम है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। ये जो दोस्तों है इसको कहा जाता है पश्चिमी घाट। क्या कहा जाता है, पश्चिमी घाट, ठीक है। इधर मैंने आपको नीलगिरी की पहाड़ियाँ, कोडरमम पहाड़ियाँ, या फिर इनको कहा जाता है इलायची की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ इनको कहा जाता है। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ जो स्थित जो पठारी प्रदेश है, इस पठारी प्रदेश को कहा जाता है मालवा का पठारी प्रदेश। क्या कहा जाता है, मालवा का पठारी प्रदेश, ठीक है। उसके बाद में इनके मध्य में घाटी है, इन दोनों के बीच में यहाँ से एक नदी बहती है, प्रवाहित होती है, जिसको हम कहते हैं नर्मदा घाटी। ये कौन सी घाटी है, ये दोस्तों नर्मदा घाटी है, ठीक है। और उससे नीचे से इधर से एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है ताप्ती घाटी। जिसका नाम क्या है, ताप्ती घाटी या ताप्ती घाटी या ताप्ती रिप्टे घाटी। अब हम एक एक करके दोस्तों पढ़ेंगे। अपने यहाँ रटने का काम नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ हम समझने का काम करेंगे। अपने को रटना नहीं है। जैसे मैं आपको मैप में बता रहा हूँ, शायद आपको मैप में दिख रहा होगा कि कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, कौन सी पहाड़ियों का क्या नाम है, ये किस तरह पूर्व से पश्चिम या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ये किस रूप में फैली हुई है। हम उसी रूप में दोस्तों इसको देखने का प्रयास करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। आपको रटने की इसको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब एक बार दोस्तों हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार के ढाल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत का ढाल किधर है, ठीक है। चलो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं दोस्तों। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से ही एक नदी निकलती है और उसका नाम है चंबल। इधर से ही बेतवा और केन जो नदियां हैं वो निकलती हैं। इधर एक सोन नदी बहती है, ठीक है। देखो ये बता दिया मैंने, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये मैंने एक इधर नदी बता दी, नर्मदा नदी है, ठीक है। एक ये नदी है जिसका नाम क्या है, ताप्ती नदी है। क्या नाम है, ताप्ती नदी। उसके बाद अगर दोस्तों आप बात करें तो बाकी सभी जो नदियां हैं वो नदियां किधर बहती हैं, दक्षिण पूर्व की ओर। किधर बहती है, दक्षिण पूर्व की ओर, इस तरह से। अब क्या बताएंगे आप, अगर सम्मिलित रूप से बताना चाहिए कि प्रायद्वीपीय पठार का ढाल उत्तर में है, ठीक है, और कुछ दक्षिण के हिस्से का जो ढाल है वो किधर है, दक्षिण पूर्व की ओर है। जो किधर है, दक्षिण पूर्व की ओर। क्यों, क्योंकि जल हमेशा अपने ढाल के अनुरूप बहता है। जल हमेशा अपने ढाल के अनुरूप बहता है। जैसा धरातल का ढाल है जल वैसे ही बहेगा। जैसे चंबल नदी यहाँ से दोस्तों प्रवाहित होती है और यूं इस तरह से राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश चली जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये मालवा का पठारी जो प्रदेश है, इस मालवा के पठारी प्रदेश का ढाल किस ओर है, उत्तर की ओर है। किधर है, उत्तर की ओर। बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का जो पठार है उसका भी दोस्तों ढाल किधर है, उत्तर की ओर है, ठीक है। इसी तरह छोटा नागपुर के क्षेत्र का जो ढाल है वो भी दोस्तों किधर है, उत्तर है, और कुछ ढाल पूर्व की ओर है। तो हम उत्तर और क्या लिखेंगे, पूर्व की ओर। इन दो बातों को छोड़ दीजिए आप, बाकी संपूर्ण प्रायद्वीपीय जो भारत है इसका ढाल दोस्तों दक्षिण पूर्व की ओर है, क्योंकि इस प्रायद्वीपीय पठार में बहने वाली नदियां जो हैं इस धरातल के ढाल को प्रदर्शित करती है। समझ गए इस बात को, ठीक है।
क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया ये नदियां इस तरह से जा रही हैं, उत्तर की ओर जा रही हैं, तो उत्तरी प्रायद्वीपीय पठारी भाग का ढाल उत्तर की ओर है, बाकी संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत का ढाल किधर है? दक्षिण पूर्व की ओर है। अब बात करेंगे हम यहां इनके बारे में। एक तो यहां पर स्थित पर्वत श्रेणी है, ठीक है, जिसका नाम मैंने लिख दिया विंध्याचल पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी है? विंध्याचल पर्वतीय श्रेणी। दोस्तों अगर अक्षांशों की बात की जाए तो 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच यूं फैली है, इस तरह से कर्णवत रूप में थोड़ी। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जिस पर्वत श्रेणी का विस्तार है उसका नाम क्या है? विंध्याचल पर्वतीय श्रेणी। कौन सी है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तर का जो मालवा का पठारी प्रदेश, बुंदेलखंड का, बघेलखंड का जो पठारी प्रदेश है, इस पठारी प्रदेश का ढाल उत्तर की ओर है। यहाँ बहने वाली मुख्य नदियों में एक तो कौन है? चंबल। दूसरी नदी कौन है? केन। उसके बाद कौन है? बेतवा। उसके बाद में कौन है? सोन। ये सभी नदियां इसी विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तर वाले भाग से निकलती हैं और किधर बह जाती हैं? उत्तर की ओर बहती हुई ये उत्तर के विशाल मैदान में बहने वाली बड़ी जो नदियां हैं, यमुना, गंगा जैसी नदियों से जाकर मिल जाती हैं और इनका जल वापस फिर यूं इस तरह से अर्धचंद्राकार रूप में बहता हुआ कहाँ आ जाता है? बंगाल की खाड़ी में आ जाता है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के और यहां पर स्थित एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। क्या नाम है? देख लीजिए, यहां लिखा हुआ है ये सतपुड़ा पर्वतीय श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दोस्तों एक ब्लॉक पर्वत है। कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का निम्न में से वह पर्वत जो ब्लॉक पर्वतों की श्रेणी में आता है, तो वह कौन है? वह सतपुड़ा पर्वत है जो एक ब्लॉक पर्वत है। दोस्तों ये ब्लॉक पर्वत क्यों है? कारण देखिए, इधर घाटी है, नर्मदा घाटी है गहराई से, इधर कौन सी घाटी है? ताप्ती घाटी है। इन दोनों घाटियों के बीच का भाग ऊपर उठा हुआ है, एक ब्लॉक बना हुआ है, इसलिए इस पर्वत को हम सतपुड़ा पर्वत को क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वतों की श्रेणी में रखते हैं। दोस्तों अमरकंटक और धूपगढ़ जैसी पर्वत चोटी, धूपगढ़ और अमरकंटक जैसी पर्वत चोटियां हैं, ये कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणी में? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य से बहने वाली नदी का नाम, कि इन दोनों के बीच में कौन सी नदी घाटी है? तो दोस्तों इन दोनों के बीच में बहने वाली नदी का नाम क्या है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी एक रिफ्ट घाटी में बहती है। रिफ्ट घाटी का मतलब है दोस्तों एक अवतलित भाग में बहती है, और अवतलन का मतलब ये होता है कि अपने आसपास के धरातल से कुछ हिस्सा नीचे की ओर धंस जाए, वह अवतलन है। ठीक है, तो नीचे की ओर धंस गया और बीच का ये भाग ऊपर उठ गया। फिर ताप्ती की घाटी है वो भी क्या है? नीचे की ओर धंसी हुई है, और इनका ढाल दोस्तों दक्षिण पश्चिम की ओर है। इनका ढाल किधर है? ये दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हैं और कहाँ आकर गिरती हैं? तो दोस्तों ये खंबात की खाड़ी में आकर गिरती है। कहाँ गिरती हैं? ये खंबात की खाड़ी में आकर गिरती हैं। उनका नाम है नर्मदा और ताप्ती नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा और ताप्ती। उसके बाद में दोस्तों हम बात करें तो पश्चिमी तट के सहारे एक पर्वत श्रेणी स्थित है और उसका नाम है पश्चिमी घाट। क्या नाम है? पश्चिमी घाट है। ये उत्थित भाग है दोस्तों, ये ऊपर उठा हुआ भाग है जो सतत रूप से फैला हुआ है। जब आप भारतीय मानसून के बारे में पढ़ेंगे तब आप इस बात का गौर करना कि दक्षिण पश्चिम से आने वाला मानसून जो है वो इस पश्चिमी घाट से टकराता है और इस पश्चिमी तटीय मैदान पर भारी वर्षा करता है। यही कारण है क्योंकि पश्चिमी घाट से आकर टकराने से हवाएं
समुद्र से हवाएं आती हैं, जलीय भाग से नमी से युक्त जल से भरी हुई हवाएं आती है, आकर इससे टकराती है और टकराने से वहाँ क्या करती है, घनघोर वर्षा करती है। उस भाग का नाम है पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर स्थित एक पर्वत श्रेणी है, उसका नाम क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी। ये अरावली पर्वत श्रेणी दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार का कौन सा हिस्सा है, ये प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम की सीमा निर्धारित करती है। किसकी सीमा निर्धारित करती है, ये उत्तर पश्चिम की सीमा का निर्धारण करती है। ये गुजरात, उसके बाद ये राजस्थान जाती है, राजस्थान से ये हरियाणा में, और हरियाणा से दोस्तों ये दिल्ली तक जाती है। और दिल्ली में आपको रायसीना की पहाड़ियाँ, राष्ट्रपति भवन जहाँ बना है वहाँ तक ये जाती है। दिल्ली में इसे दिल्ली रिंज के नाम से जाना जाता है, दिल्ली रिज के नाम से इसे जाना जाता है। गुजरात में इसे पालनपुर की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। दोस्तों दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अगर आपसे पूछा जाए तो दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, अरावली पर्वत श्रेणी दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतीय श्रेणी है, सबसे पुरानी पर्वतीय श्रेणी है। कौन सी, अरावली। ठीक है। अरावली को दोस्तों अवशिष्ट पर्वतों की श्रेणी में रखा गया है। कौन सी पर्वत श्रेणी, अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में इसे इसलिए रखा गया है क्योंकि अरावली सबसे प्राचीन है, अपनी वृद्धावस्था में है, और जितनी ये युवावस्था में थी अब उतनी नहीं रही, अब तो मात्र अवशेष के रूप में ही बची है। ये कट गई है, ये घिस गई है, इसका अपरदन हो गया है। इसलिए अरावली को कौन सी पर्वत श्रेणी में, अवशिष्ट पर्वत श्रेणी में, प्राचीन पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत की श्रेणी में इसे रखा गया है, और हिमालय एक नवीन पर्वत श्रेणी के रूप में रखा गया है। ठीक है। दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ पर स्थित मेघालय का पठार है। कौन सा पठार है, मेघालय का पठार है। ये मेघालय का पठार किसका हिस्सा है, ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। शुरुआत में ये दोस्तों इस रूप में था, ये शुरुआत में इस रूप में था, ये इस तरह से फैला हुआ था। ठीक है। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, इसके बीच के भाग मालदा गैप, जिसको आप कहते हो पश्चिम बंगाल में मालदा, आपने नाम सुना होगा, जिसको अपन मालदा गैप कहते हैं, इसके इतने भाग का, ये बीच का जो भाग था उसका अवतलन हो गया था, ये नीचे धंस गया था, एक गर्त बन गया था, और गर्त में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा वहाँ लाए गए अवसाद के जमा होने से वो भर गया, एक समतल प्लेन बन गया, और यह पठारी प्रदेश इस पठार प्रदेश से क्या हो गया, अलग हो गया, जिसको अपन दोस्तों क्या कहते हैं, मेघालय के पठार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, मेघालय के पठार के नाम से हम इसे पहचानते हैं, जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम किसके बारे में, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, रांची का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य पठार, इधर फिर दक्षिण में आएंगे कर्नाटक के पठार के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब एक वीडियो, एक क्लास ऐसी होगी जो स्पेशल और स्पेशल किसके बारे में पढ़ेगी, जो स्पेशल और स्पेशल पठारों के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है। आज की ये क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।